मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए हमें किस चैप्टर को जरूर पढ़ना चाहिए। देखो, मैं आज तुम लोगों को ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं बताने वाला कि नहीं बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे आंसर करना, बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आपको चैप्टर वाइज डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूं और कुछ ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जिनको आपको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और बोर्ड्स, देखो बोर्ड्स में क्वेश्चन दो फॉर्म में आते हैं, या तो आपको थियरी पूछेगा या फिर न्यूमेरिकल पूछेगा। तो हम वो भी देखने वाले कि किस टॉपिक का थियरी करना ज्यादा फायदेमंद होगा और किस टॉपिक का न्यूमेरिकल्स करना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। समझ गए? मैं नया चैप्टर पढ़ने के लिए आपको नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। हाँ, अगर आपके अंदर उतनी हिम्मत है कि आप लोग नया चैप्टर पढ़वाओ तो कोई बात नहीं है, बट आज हम लोग 16 के 16 चैप्टर्स का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं अच्छे से। तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ, टॉपिक नाम नहीं लिखना, मतलब टॉपिक नंबर केवल आपको लिखना है कि इन सारे टॉपिक्स में से क्या इंपॉर्टेंट है और वो कौन से स्पेशल चैप्टर है जिनको करना ही करना है, उनको छोड़ने का मतलब है फिजिक्स में डेंजर। समझ गए? तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चैप्टर है अपना मेरे प्यारे बच्चों रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसके टॉपिक नंबर 1.2 की बात करता हूं तो यहां से आपके लिए थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा गया है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो सेकंड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, थ्योरी भी आया है, न्यूमेरिकल भी आया है। तो इन सारे टॉपिक्स को अभी इनमें से मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जहां आपको मस्ट लिख के दूंगा कि ये चैप्टर आप लोग छोड़ना मत। उसके बाद में आपका तीसरा टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन और आप लोग इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क भी दे सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम थ्योरी भी आया है और न्यूमेरिकल भी आया है। रेडियस ऑफ गायरेशन केवल थ्योरी पूछा गया है, आज तक न्यूमेरिकल पूछा नहीं गया है। ठीक है, एक और बात, क्या आपको लगता है कि 10 साल के पेपर को प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होगा फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए? अगर मेरी मानो तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। अगर आप 2019 के बाद से भी, जैसे कि देखो 2019 के बाद एक पहला बोर्ड हुआ था, ठीक है, 2020 में लॉकडाउन लग गया था और 21 में बोर्ड का पेपर नहीं हुआ था। ठीक है, तो वहां पे आपके पास 20, 22 और 23 तीन पेपर बचते हैं और 2019। अब देखो, जब बोर्ड का सिलेबस चेंज होने के बाद जो पहला बैच बनता है उसका पेपर अब तक सबने देखा है कि सिंपल ही होता है। ठीक है, हाँ, बट जो लास्ट बैच होता है, जैसे कि जो 5वीं साल का बैच होता है, अब इसके बाद में सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, बट ये आपकी 5वीं बैच है। ठीक है, तो पेपर को हम लोग मान सकते हैं कि सिंपल तो नहीं बट मॉडरेट लेवल पे हमको कम से कम मोर देन 45 प्लस स्कोर करना ही करना है अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि 30 नंबर तो प्रैक्टिकल के होते हैं अपने। अगर प्रैक्टिकल में 30 भी नहीं मिला तो आपको मान के चल रहा हूं प्रैक्टिकल में आपको मे बी अगर मिनिमम से मिनिमम 20 भी मिलता है। ठीक है, और एग्जाम में अगर आप लोग ज्यादा नहीं 70 आउट ऑफ 40 भी निकाल लेते मेरे प्यारे बच्चों तो 100 में से 60, ठीक है, 100 में से 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूं जिस पैटर्न में मैंने आपको सिखा दिया, अगर आपने उस पैटर्न में ये टॉपिक को पढ़ के जाते हो तो ये गारंटी है कि आपका 40 प्लस मार्क्स तो कंफर्म होगा। समझ गए? आ जाओ फिर। अब देखो, फिर आपका जो अगला टॉपिक है 1.7 थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यहां से थ्योरी भी पूछा गया और न्यूमेरिकल भी पूछा गया। अब ध्यान दो, यहां पर 2019 के पहले जो ये टॉपिक है ये एक सेपरेट चैप्टर में था रोटेशनल मोशन करके, और सर्कुलर मोशन एक सेपरेट टॉपिक था। बट 2019 के बाद जब इन दोनों चैप्टर को मर्ज किया गया तो एक नया चैप्टर बन गया रोटेशनल डायनामिक्स। अब इसके अंदर आप देखो तो ये वाला जो क्वेश्चन है 19 के पहले हर पेपर में आया है, 2014 से लेके 2019 तक हर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया ये, लेकिन उसके बाद में बहुत कम, मतलब कि अल्टरनेट ईयर पे पूछा गया, आप ऐसा बोल सकते हो। फिर उसके बाद में आपका क्या है, यहाँ पर मोमेंटम वाला क्वेश्चन है, इससे थ्योरी भी आया है और न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। फिर एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, सेम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, और इसका एक्सप्रेशन टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा वाला, एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सेम थ्योरी भी आया है और न्यूमेरिकल भी पूछा गया। और रोलिंग मोशन बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछा गया। अब देखो यहां से, अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि आप ये पढ़ के जाओ, ये छोड़ के जाओ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूं, मस्ट ये चैप्टर आपको करना ही है, मस्ट है ये चैप्टर छोड़ के जा ही नहीं सकते। समझ गए?
रोटेशनल डायनामिक्स स्किप ही नहीं करना है। रोटेशनल डायनामिक्स स्किप करने का मतलब है 4 से 5 नंबर खा जाना। इस चैप्टर का कोना कोना कर लो, थ्योरी और न्यूमेरिकल जितने अब तक बोर्ड में पूछे गए हैं, समझ गए, सारे के सारे क्वेश्चन करके जाने हैं और ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाना, मतलब चैप्टर पूरा पूरा करना है और कुछ नहीं। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब देखो ये जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा है, इसमें एक पैटर्न देखने को मिला। मैं सारा टॉपिक्स तो नहीं आपको बोलूंगा, इनमें से जहां जो सवाल बना है आज तक वो आपका बना है सरफेस टेंशन से, थ्योरी भी पूछा गया, न्यूमेरिकल भी पूछा गया। सरफेस टेंशन में एक ही फॉर्मूला है cos थीटा के टर्म्स वाला, समझे। फिर उसके बाद में आपका यहां से क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर में थ्योरी पूछा गया, वो भी किसका, क्रिटिकल वेलोसिटी का। रेनॉल्ड्स नंबर का सिर्फ एक बार आया है, और स्टोक्स लॉ पूछा गया आपको मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ थ्योरी पूछा गया, बाकी कुछ भी पूछा नहीं गया अब तक। इस पूरे चैप्टर में से इन्हीं 3 टॉपिक में से सब कुछ तैयार होके आया है, और उसमें से भी आप सबसे इंपॉर्टेंट मान सकते हो न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट में क्या है, आपका सरफेस टेंशन है। अगर आप लोग इस चैप्टर को पूरा भी नहीं पढ़ते हो, अगर इस चैप्टर को पूरा भी नहीं पढ़ते हो मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग यहां पे इतना ध्यान में रखना, ठीक है, आप लोग यहां पे इतना ध्यान में रखना कि इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना है, उसमें से इसको तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से करना है। और उसके बाद में अगर जो अच्छे बच्चे, देखो एक तो उस टाइप का बच्चा होगा जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो ये 3 टॉपिक पक्का कर ले, ठीक है। और एक वो बच्चा होगा जिसने पहले से पढ़ के रखा है, उसको तो ये तीनों करने ही करने, बट एक जो आपको नजर है वो इस पे भी मार लेनी है। चांसेस कम है क्योंकि टॉपिक बड़े बड़े हैं, 4 मार्क का ये है, 4 मार्क का ये है, उसके नीचे ये पूछा ही नहीं जाएगा, ना ही बर्नौलीज इक्वेशन और ना ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। बट फिर भी इसको मैं मान सकता हूं कि ये 3 मार्क में पूछा जाएगा, तो एक एक्सेप्शनल आप इसको बोल सकते हो, लेकिन ये 3 टॉपिक तो आपको मस्ट करके ही जाना है। चलो फिर अगला देखते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चैप्टर में टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, बट चैप्टर बहुत ही सिंपल है, ठीक है प्यारे बच्चों। आओ यहां पर देखो, ये देखिए, अरे कहां गया मेरे भाई, ये देखो, अब तक इसके ऊपर जितने टॉपिक्स हैं इनमें तो सवाल नहीं आया है। सवाल यहां से बना है, यहां से थ्योरी बना है, यहां से केवल अब तक एक एमसीक्यू पूछा गया, वो भी ईयर 2023 में, तो इसको ना ही रखे तो ये अच्छा है। एमसीक्यू के लिए क्या स्ट्रेटजी है मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर है आपका रूट मीन स्क्वायर, फिर इसमें से थ्योरी भी आया है आपका और न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी बना है और न्यूमेरिकल भी बना है। फिर उसके बाद में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, सवाल नहीं आया आज तक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से आपका न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, Q इक्वल्स टू QA प्लस QB प्लस सॉरी QR प्लस QT, यहां से सिर्फ थ्योरी बना है। एमिशन ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, सिर्फ थ्योरी बना है। किरचॉफ लॉ का प्रैक्टिकल प्रूफ, E इक्वल्स टू A, सिर्फ थ्योरी बना है। यहां से भी सिर्फ आपका थ्योरी आया है, और स्टीफन बोल्ट्जमैन से आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है, समझ गए। अब ये बताओ यार आप लोग मेरे को कि कहां पे आपको जो चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है, इस चैप्टर में आप लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 3.9 के बाद सब सिंपल है। केटीजी सबसे सिंपल टॉपिक है आपका, समझ गए। तो इस चैप्टर को भी मैं मस्ट की कैटेगरी में रखूंगा, समझे कि नहीं समझे, इस चैप्टर को भी मैं मस्ट की कैटेगरी में रखूंगा। और एक और बात कि सर हमको क्या क्या करना चाहिए, अब ध्यान से देखो, आपका जो क्वेश्चन नंबर 27-28 होता है फिजिक्स के पेपर में, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जिस क्वेश्चन का थ्योरी पूछा जाता है उसी का न्यूमेरिकल भी आता है, सेम टॉपिक का, मतलब सिर्फ क्वेश्चन नंबर 28 है, मे बी आई थिंक 27 या 28 होगा। जैसे सपोज करो अगर ऊपर आपको टॉपिक पूछ लेता है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो उसके नीचे उसी का न्यूमेरिकल पूछेगा। अब यहां पे एक प्रेडिक्शन और लगा सकते हैं, क्या मालूम जिसका न्यूमेरिकल हो उसका थ्योरी पूछता हो ना, क्या मालूम जिसका न्यूमेरिकल हो उसका थ्योरी पूछता हो, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो जिससे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आता है उसका
स्टेटमेंट पढ़ के जाना है आपको, जिससे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आता है उसका स्टेटमेंट पढ़ के जाना है। अब देखो न्यूमेरिकल में इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं बच्चों, यही गेम चेंजिंग आपका काम, गेम चेंज करने वाला काम करता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ के जाते हैं, वो थियरी के भरोसे जाते हैं, नो डाउट पास भी हो जाते हैं, बट आप लोग थियरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों के भरोसे जाइए। और मैं न्यूमेरिकल कहां बोल रहा हूं कि पूरे चैप्टर का ही करना है, न्यूमेरिकल के लिए मैंने सिर्फ बोला है ना कि जो जो न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे गए हैं उन्हीं के प्रीवियस ईयर टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल करना है। और देख लेना आप लोग एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल वहीं से फंसेगा, एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल वहीं से फंसेगा, मतलब सारे टॉपिक्स के भी नहीं करने, जिन जिन टॉपिक्स के अब तक पूछे गए सिर्फ और सिर्फ उनके ही करने हैं। ओके चलिए, तो ये अपना दूसरा चैप्टर जाता है मस्ट में, थर्मोडायनामिक्स। मतलब अब तक का मैं बोलूंगा ना बच्चों, सबसे धोखादायक चैप्टर यही है, सीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटी के लिए 2 क्वेश्चन कंफर्म यहां से फंसते ही फंसते हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड्स के बाद यहाँ पे इस टॉपिक से करते हो तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब मान के चलो इस चैप्टर से आज तक केवल 4 सवाल है, 4 से 5 सवाल ही बने, ज्यादा क्वेश्चन बने नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थ्योरी भी पूछा गया है, न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल यहां से सिर्फ थ्योरी आया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, यहां से सिर्फ थ्योरी पूछा गया है, और उसके बाद में थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, इसके बाद कुछ भी नहीं आया, ना हीट इंजन आया, ना ही रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, सेकंड लॉ, कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, स्टर्लिंग साइकिल, कुछ भी नहीं आया अब तक, इतने सालों में नहीं आया है। हालांकि अगर मैं ईयर का गेस करूं तो देखो यहाँ पर 19 में सिलेबस चेंज हुआ, पहला बैच था, सिंपल पेपर था, चलो एक्सेप्टेबल नहीं दिया, 20 में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में कहा जब बोर्ड्स का पेपर हुआ था तो कुछ टॉपिक निकाल दिए गए थे, समझे, कुछ टॉपिक तो निकाले थे ना, फिर 22-23 में पेपर हुआ है बोर्ड का। अब ये आपका जो 23 की बैच पेपर देगी 24 में, समझे, ये वो देगी। तो इसके अंदर आप मान सकते हो जिसने चैप्टर पढ़ के रखा होगा वही इन टॉपिक्स को हाथ भी लगाएगा, वरना जितने मैं आपको बता दे रहा हूं उतने ही करके जाना। और अगर न्यूमेरिकल करना हो तो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस में से कौन सा न्यूमेरिकल करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है मेरे बच्चों, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर यहां से न्यूमेरिकल बना तो इसी फॉर्मूले से बनेगा, समझ गए, इसी फॉर्मूले से बनेगा। अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस भी होता है, आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक से न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला, बहुत लीस्ट चांस है, हाँ पेपर अगर एकदम टफ बनता है तो वहां से बन सकता है, वरना बनेगा ही नहीं। आइसोबारिक और आइसोकोरिक सिंपल होते हैं, एक टर्म कांस्टेंट होगा, दूसरे को वहां पे लेके जाना है, वो आपको सिंपल है। इसमें केवल जो अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा वो इसी के वर्क डन के फॉर्मूले से बनेगा, जो आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2.303 NRT log of the base 10 V2 by V1, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से कर लेना, और इतने टॉपिक्स को जितने अब तक पूछे गए हैं उतने को अच्छे से करके जाना। अगर पूरा चैप्टर नहीं भी करते हो तो कम से कम इतना तो कर लेना जिससे अब तक पूछा गया है। हालांकि इस साल जो मुझे लगता है अगर यहां से पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम सबके बारे में एक एक अक्षर पढ़ लेना, जिसने चैप्टर पढ़ के रखा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो इन ये टॉपिक्स को कर लेना, जिसने पढ़ा होगा वो सब कुछ करके जाएगा और इनको अच्छे से करके जाएगा। चलो अब आता है ऑसिलेशन, इस चैप्टर को मैं मस्ट में रखता हूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस चैप्टर ये टॉपिक सिंपल भी है और यहां से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखो सबसे पहला आपका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहां से आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है अब तक। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, यहां से आपका थ्योरी भी आया है, न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, यहां से आपका थ्योरी भी बना है, न्यूमेरिकल भी बना है, बट इस टॉपिक से केवल आपका न्यूमेरिकल आया है, थ्योरी नहीं बना है। रेफरेंस सर्कल मेथड थोड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ थ्योरी बना है, ये वाले से कोई क्वेश्चन नहीं बना है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। यहां से आपका थ्योरी पूछा गया है। फिर आपका है कंपोजिशन ऑफ टू वेव्स, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है।
एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, ठीक है, सेम थ्योरी भी आया है और न्यूमेरिकल भी आया है। फिर उसके बाद में है आपका सिंपल पेंडुलम, मेरे प्यारे भाई, सिंपल पेंडुलम थ्योरी भी बना है और न्यूमेरिकल भी बना है। और इसके बाद एक टॉपिक और आता है सेकेंड्स पेंडुलम, उससे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर, एंगुलर SHM नीड्स डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्योरी भी बना है, न्यूमेरिकल भी बना है, लेकिन मालूम है कौन से बैच में, जो 12th दोबारा देते हैं ना, रीअपीयर्ड वाले, उनका क्वेश्चन बना है। डैम्ड ऑसिलेशन भी केवल एक बार पूछा गया है थ्योरी, केवल ओनली वन टाइम अब तक के पेपर, मतलब कि ये 2014 के पहले वाले सिलेबस में भी था, अभी भी है, बट आज तक केवल एक क्वेश्चन बना है, वो भी जुलाई 2019 में। तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे तो आज तक एक भी सवाल बना ही नहीं है, तो मैं इसको रखता हूं मस्ट की कैटेगरी में। जितने टॉपिक्स हैं जिससे सवाल पूछे गए हैं सबके सब करके जाने हैं, और देखना मेरी गारंटी है कि सवाल यहां से फंसेगा जरूर। जितने में टॉपिक यहाँ पे आपको बता दूं कि उसको करके ही जाना। मैं देखो अभी तो अपना P1 है ना, जैसे हम लोग P2 में होंगे एंटर, मतलब अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद से, मैं आपको वहां पे 3 चैप्टर ऑप्शनल में छोड़ने के लिए बोल दूंगा, क्योंकि P2 में भी शायद सबका मजबूत ना होता हो, बहुत कम बच्चे ही P2 में अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़े लेंदी है, ठीक है। तो कम से कम जितना बोल रहा हूं उतना अच्छे से करके जाओ आप लोग, ठीक है। चलो उसके बाद में आता है आपका सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ध्यान दो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दूंगा, बताने के बाद में उनको नोट करना है। प्रोग्रेसिव वेव आपका टॉपिक 6.2 थ्योरी भी पूछा गया है, न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से केवल और केवल आपका थ्योरी पूछा गया है। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स मेरे प्यारे बच्चों थ्योरी पूछा गया है, लेकिन इसका थ्योरी बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा बार लैंग्वेज चेंज कर करके थ्योरी पूछा है इसने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आपका फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन 1 या 2 बार पूछा गया है बस। उसके बाद में हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फंडामेंटल ओवरटोन, क्लोज्ड एंड, ओपन एंड, समझ गए। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए। फिर उसके बाद में आपका सोनोमीटर से पूछा गया है आपका मेरे प्यारे बच्चों, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पूछा गया है। और एक बीट्स का टॉपिक है, इससे भी थ्योरी और न्यूमेरिकल पूछा गया है, लेकिन मैं बीट्स के टॉपिक को इंपॉर्टेंट रखता हूं न्यूमेरिकल के लिए। सोनोमीटर से आपका एक ही टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, वहां पे स्ट्रिंग का टेंशन पूछ लेगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, बस। इससे ज्यादा वो खास करके वो स्ट्रिंग का टेंशन ज्यादा पूछता है, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, देख लेना बस, समझ गए। तो अगर आप सब कुछ भी नहीं करते तो भी इतना तो करके जाना ही है। और खास करके ये सारे भी आप अगर नहीं करने की इच्छा होगी, इन बॉक्स वाले टॉपिक को नक्की कर लेना, समझ गए। इन बॉक्स वाले टॉपिक को नक्की कर लेना, कुछ छोड़ना नहीं है। बाकी अगर इतना पूरा करके जाते हो जितना लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली सवाल तो वहां से आपका फंसेगा ही, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में मतलब कि इतना टफ टॉपिक भी नहीं है ये मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखना। हाइजेंस थ्योरी, मतलब कि बोल सकते हो कि थ्योरी तो फिक्स है मेरे प्यारे भाई, 3-4 पैराग्राफ का आपका आंसर रहेगा, बस ये क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, पोलराइजेशन नहीं बता पाया था ये, ठीक है। बट इसने इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह ये सारे जो थे प्रैक्टिकल प्रूफ्स इसने दिए थे। तो हाइजेंस थ्योरी जो है वो आप ढंग से कर लेना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड प्लेन सरफेस, लिस्ट इंपॉर्टेंट, 1 या 2 बार ही आया है, बट हाँ ये ज्यादा पूछा गया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन बाउंड्री, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स, बट मैं यहां पे क्या बोलूंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, इन न्यूमेरिकल के लिए मैं इंपॉर्टेंट रखता हूं। उसके बाद में पोलराइजेशन का टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, और यहां से अब तक केवल 2 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, ठीक है। दो ही न्यूमेरिकल पूछे गए, लेकिन इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की दृष्टि से। हाँ ध्यान दो, अभी यहां पर इंटरफेरेंस, आपका एक इंटरफेरेंस और एक आपका ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है, बट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर
न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। मैं इसको न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट मानता हूं, मतलब कि अब तक सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इन्हीं दो टॉपिक से पूछे गए। अगर पूरा भी छोड़ देते हो ना कोई वांदा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेप्टेबल रहेगा वो, बट ये दो टॉपिक के न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाना, समझ गए। न्यूमेरिकल्स के लिए केवल आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस, लॉग की कैलकुलेशन, और न्यूमेरिकल्स इतने घुमा फिरा के नहीं आते यार जितना आपको लगता है कि टफ होगा। अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए हो, फॉर्मूला याद है, तो अगर एक एवरेज बच्चे भी हो तो आप लोग न्यूमेरिकल अच्छे से टैकल कर लोगे, ठीक है। बाकी थियरी तो इतना आप अगर पढ़ के जाते हो तो वेव ऑप्टिक स्कोरिंग टॉपिक तो है ही, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थियरी पूछा गया है और न्यूमेरिकल केवल अब तक एक ही बार आया है, और थियरी भी बहुत कम बार पूछा गया है। सेम रिजॉल्विंग पावर थियरी प्लस न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल सिर्फ एक बार आया है, बट इन दोनों से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बने हैं, समझ गए आपके। ओके, तो मैं इसको एक काम करता हूं, मर्ज की कैटेगरी में रखते नहीं रखते वो आपके ऊपर है, ठीक है। आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करते हैं, इसको मैं मस्ट की कैटेगरी में रखता हूं, समझ गए। इलेक्ट्रोस्टैट्स को मैं मस्ट की कैटेगरी में रखता हूं। क्यों रखता हूं, ध्यान से देखना यहाँ पर। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ मेरे प्यारे भाई, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछा गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद में आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ओके, हाँ 8.5 इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यहां से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आया है, थ्योरी आज तक नहीं पूछा गया है। फिर आपका है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, सेम न्यूमेरिकल पूछा गया है, ओके। फिर उसके बाद में आपका डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पूछा गया है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, यहां से आपका थ्योरी भी आया है और न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, बट सीरीज और पैरेलल आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसको मैं राउंड मार्क दे रहा हूं यहाँ पर। फिर उसके बाद वाले टॉपिक से आपका थ्योरी भी आया है और न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट से आज तक सवाल नहीं बना है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ओके, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछा गया है। वेन दी ग्राफ जनरेटर मेरे प्यारे भाई अब तक केवल एक बार आया है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, नो न्यूमेरिकल, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आया है, न्यूमेरिकल इसमें से नहीं आया। अब क्या आपको चैप्टर मस्ट करना है, बिल्कुल करना है। क्यों करना है, ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर आपको करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते। तो अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाते हो तो क्या नंबर नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे यार। मतलब चैप्टर का अगर कोना कोना कर लोगे तो 5 से 6 नंबर तो पक्के। अगर आपने, मैं आपके अब तक ना मेरे प्यारे बच्चों 20 से ज्यादा नंबर पक्के कर चुका हूं, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में तो आपको दे ही दूंगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर। इसमें 3 टॉपिक में ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं, एक आपका 9.2 है, एक 9.3 है, और एक है आपका 9.4, समझ गए 9.4। और देखो टॉपिक का मतलब है मैं सारे के सारे अंदर के सब टॉपिक्स की भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ वो टॉपिक नहीं, अंदर के टॉपिक और सब टॉपिक सबकी बात कर रहा हूँ, समझ गए। तो देखो यहाँ पर किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इसके अंदर से आपको थ्योरी भी करना है और न्यूमेरिकल भी करना है। न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे से करना है आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज केवल और केवल न्यूमेरिकल आज तक पूछा गया है, थ्योरी कभी नहीं पूछा गया है। पोटेंशियोमीटर थ्योरी और न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छा पूछा गया है। गैल्वेनोमीटर से ही पूछा गया, लेकिन इतना प्रपोर्शन नहीं बनता। तो क्या ये तीनों अच्छे से करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है। किरचॉफ लॉ, केसीएल और केवीएल का जो लॉ है भाई इतना मुश्किल भी नहीं है, वो समझ गए, सिंपल ही है, अप्लाई कर सकते हो। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका, न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल है, अच्छे से कर लोगे। पोटेंशियोमीटर का थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है, न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ के जाना। तो क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा, कहीं नहीं फंसेगा भाई। अगर ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो बसता क्या है, इंट्रोडक्शन तो कोई वैसे भी नहीं पढ़ता, गैल्वेनोमीटर भाई साहब एक टॉपिक छोड़ दो, क्या दिक्कत है। चलो फिर ठीक है, तो इसको भी मैं मस्ट की कैटेगरी में रखता हूं भाई, सिंपल टॉपिक छोड़ना नहीं है पेपर में। अब आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ध्यान से देखना, इस टॉपिक में सवालों की लहर वैसे ज्यादा तो नहीं है। साइक्लोट्रॉन मोशन से आपका अब तक सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा गया है। फोर्स ऑन क्लोज्ड सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड आपका सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पूछा गया है। टॉर्क इन अ
करंट लूप आपका थ्योरी भी आया है और न्यूमेरिकल भी पूछा गया है यहाँ से। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट केवल और केवल न्यूमेरिकल आया है, नो थ्योरी नहीं पूछा गया है यहाँ से। फिर उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट बायो-सावर्ट लॉ, ओनली न्यूमेरिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, केवल न्यूमेरिकल पूछा गया है। बाद में सारे टॉपिक्स मिस्ड है आपके। एम्पियर्स लॉ सिर्फ थ्योरी पूछा गया है। एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, केवल थ्योरी और न्यूमेरिकल। अब क्या ये चैप्टर सर मस्ट है? बिल्कुल मस्ट है बच्चा, ये मस्ट है आपके न्यूमेरिकल की दृष्टि से। समझ गए? ये मस्ट है आपके न्यूमेरिकल की दृष्टि से कि कम से कम कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा गया है, थ्योरी और न्यूमेरिकल साथ में पूछा गया है। 10.8 से भी न्यूमेरिकल पूछा गया है, 10.10 से भी न्यूमेरिकल पूछा गया है, 10.11 से भी न्यूमेरिकल पूछा गया है। उसके बाद में इन दोनों से भी पूछा गया है। तो ये चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके सारे टॉपिक करने हैं। मैंने जहां मस्ट लिखा है उसके सारे टॉपिक करने हैं जिनके आगे थ्योरी न्यूमेरिकल लिखा गया है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? अगर पूरा करके जाते हो तो चैप्टर के नंबर कहीं नहीं जाएंगे। मस्ट वाले को तो पूरा ही करना है। ये जो लिखा है ये तो पक्का, ये तो आपको करना ही करना है, लेकिन चैप्टर भी पूरा करना है, छोड़ना नहीं है कुछ। समझ गए? चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, मैग्नेटिक मटेरियल्स। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ भी लिया होगा। यहां से सिर्फ थ्योरी पूछा गया है, यहां से आपका थ्योरी भी आया है और न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। यहां से थ्योरी भी पूछा गया और न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अब तक इस चैप्टर से पूछे गए सिर्फ और सिर्फ 11.5 से पूछे गए हैं। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मींस डिफरेंस बिटवीन डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, मतलब कि यहां से पूछा गया। बाकी इसके नीचे इन 3 टॉपिक से आज तक सवाल नहीं पूछा गया है। तो अगर इस चैप्टर को आपको अगर पढ़ना है तो ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से करना है, इसको तो छोड़ना नहीं, क्योंकि इससे अब तक बहुत ज्यादा सवाल बन चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो क्या इसको मस्ट में रखूं मैं? वैसे सिंपल टॉपिक है, ये इतना टफ नहीं है मैग्नेटिक मटेरियल्स वाला, तो मैं इसको मस्ट में ही रखता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, देखा जाए तो अच्छा खासा चैप्टर है, वेटेज भी बहुत रखता है। समझ गए? अगर किसी बच्चे ने इसको और AC को अच्छे से कर लिया तो मान के चलो वो अपने 10 नंबर कहीं नहीं लेगा, लेकिन हाँ कि उसके लिए फिर बच्चे में दम होना जरूरी है। लेंस लॉ थ्योरी है ये आपका। फिर उसके बाद में मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थ्योरी भी पूछा गया है और न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है किसके दृष्टि से? न्यूमेरिकल की दृष्टि से न्यूमेरिकल ज्यादा ही पूछा गया है। जनरेटर्स केवल आज तक न्यूमेरिकल आए हैं और कुछ भी ना है, वो भी न्यूमेरिकल केवल ओनली 1 टाइम, बस एक ही बार पूछा गया है, वो भी जुलाई 2017 में। उसके पहले नहीं पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों टॉपिक से कुछ भी नहीं आया है। एडी करंट में से आपका थ्योरी पूछा गया है। सेल्फ इंडक्टेंस से आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आया है, वो भी ओनली 1 टाइम, ओनली 1 टाइम इन मार्च 2022, केवल मार्च 2022 में एक न्यूमेरिकल बना है। बट पढ़ के जाना है भाई, जब न्यूमेरिकल बन चुका है तो पढ़ के जाना ही है। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ओनली थ्योरी बना है यहाँ से। म्यूचुअल इंडक्टेंस थ्योरी भी बना है आपका और न्यूमेरिकल भी बना है, और ट्रांसफार्मर में से केवल आपका थ्योरी बना है। समझ गए? सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बना है। तो क्या बताओ ये टॉपिक मैं मस्ट दूंगा? नहीं, बिल्कुल ये मैं मस्ट नहीं दूंगा। ये उनको ही दूंगा जो अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने पहले से फिजिक्स पढ़ के रखा है। इफ यू आर एवरेज तो इसके बाद में 3 चैप्टर है जो मैं आपको मस्ट बोलने वाला हूं, जिसको आपको छोड़ना नहीं है। समझ गए? एसी सर्किट काफी अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है मेरे प्यारे भाई। एसी जनरेटर से सिर्फ थ्योरी पूछा गया है, नीचे से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका थ्योरी पूछा गया और न्यूमेरिकल पूछा गया है। उसके बाद में आपका पावर इन एसी सर्किट है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। बट इन तीनों टॉपिक के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल के यहां से बने हैं। समझ गए? बाकी और कहीं से आज तक सवाल नहीं बना है। हाँ, सीईटी में भले टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते, सिलेबस पूरा पढ़ के जाना ही पड़ता है, बट बोर्ड्स के लिए तो हम लोग प्रेडिक्शन लगा ही सकते हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ ये 4 टॉपिक पढ़ के जाते हैं एसी में से, नहीं पूरा चैप्टर पढ़ने की इच्छा मत पढ़िए ना, ये 4 टॉपिक तो आप लोग अच्छे से
देख ही सकते हैं। एसी जनरेटर 10th में भी था आपके, बस यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है। और समझ गए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं। चलिए अब आते हैं वो सारे टॉपिक्स मेरे प्यारे बच्चों जो करने ही करने हैं, और मैंने मान के चलो कि पेपर में सवाल छप चुका है। समझ गए, वो कौन कौन सा है वो मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां से आपका थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। और एक बात ध्यान में रखना, यहां से अब तक 13 न्यूमेरिकल बन चुका है। फिर उसके बाद में 14.3 से कुछ भी नहीं आया है। फोटो सेल केवल 1 से 2 बार पूछा गया है आपसे। फिर 14.5 है आपका, ये भी आपका थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अब तक 5 न्यूमेरिकल बन चुके हैं। उसके बाद में आपका है डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, केवल 1 बार आया है। आप लोग इसका मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ढंग से, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। एक है आपका टॉपिक नंबर 14.5 और एक है आपका टॉपिक नंबर 14.2। अब ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन नक्की बनेगा या बन चुका होगा। क्यों इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही तो इंपॉर्टेंट है। और क्या ही इंपॉर्टेंट है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में घुमा घुमा के 5 से 6 फॉर्मूला है। E इक्वल्स टू HF, E equals to HC by lambda, E equals to 5 plus maximum kinetic एनर्जी और E equals to 5 plus EV नॉट, ये 4 हो गए। उसके बाद में 3 फॉर्मूला और जहां पे हमने HC का वैल्यू रखा था। एक में क्या था 2 × 10⁻25 अपॉन लैम्डा। अगर लेक्चर्स आपने देखा होगा तो आप अच्छे से याद होगा, बाकी तो लेक्चर्स अपने अपलोड यहाँ पे है। फिर उसके बाद में आपका 12/400 है, ठीक है। फिर आपका 12/40 वाला भी फॉर्मूला है, एक में लैम्डा आर्मस्ट्रांग में था और एक में लैम्डा नैनोमीटर्स में था, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4, 3, 7 फॉर्मूले। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मेरे प्यारे भाई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आपका है, ठीक है, इसके अंदर लैम्डा के 15 फॉर्मूलेज हैं। इसके अंदर लैम्डा के 15 फॉर्मूलेज है, बट आपके बुक में केवल 2 है और वही 2 फॉर्मूलाज आपको अच्छे से करने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना। वही फॉर्मूलाज आपको अच्छे से करने हैं। मतलब टोटल 7, 2, 9 फॉर्मूलाज और ये चैप्टर आपके झोली में, 9 फॉर्मूलाज और ये चैप्टर आपके झोली में, और कुछ भी नहीं। और अगर थोड़ा और अच्छे से पढ़ना हो, मतलब थोड़ा अगर इच्छा हो तो 14.7 का आप लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी भी रीड कर सकते हैं। मे भी क्या पता यहाँ से कुछ आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए बस। बाकी जो राउंडेड है, मतलब कि 14.2 और 14.5 ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। बाकी आप लोग अगर बाकी टॉपिक छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा, लेकिन ये दोनों करके ही जाने। एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आपका ये न्यूमेरिकल फंस सकता है, या फिर आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से न्यूमेरिकल फंस सकता है। समझ गए? चलिए, तो ये दोनों टॉपिक आपको करके ही जाने हैं। आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर सेम अगेन बोलूंगा मैं, पूरा इंपॉर्टेंट नहीं देने वाला, जितना देने वाला उतना मस्ट आपको करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड से सवाल बन चुका है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से आपका अब तक थ्योरी बन चुका है मेरे प्यारे भाई। फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल मेरे प्यारे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मैं यहाँ पे राउंड मार्क दे रहा हूं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं इसको काउंट करता हूं। और एक और बात, ये चैप्टर आपके लिए मस्ट है, पास होना है, करना तो पड़ेगा ही, बिना कुछ किए पास हो नहीं सकते। थ्योरी भी ज्यादा पूछा गया है और न्यूमेरिकल भी ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। थ्योरी भी पूछा गया है और न्यूमेरिकल भी पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। वो भी न्यूमेरिकल अब तक पूछा गया, 15 न्यूमेरिकल से पूछा गया बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों आपका थ्योरी भी पूछा गया है, सिर्फ थ्योरी पूछा गया। रेडियो एक्टिव डीकेस के ऊपर अब तक केवल न्यूमेरिकल पूछा गया, कौन सा? अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। समझ गए? इनमें भी अल्फा पार्टिकल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो, फिर रेडियो एक्टिव डीके थ्योरी भी है लेकिन न्यूमेरिकल भी है, बट न्यूमेरिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल कौन सा आपका? वो टी हाफ लाइफ निकालने वाला, आपने केमिस्ट्री में भी निकाला होगा ना, समझ गए? तो ये है। और उसके बाद में आपका न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ थ्योरी पूछा गया, लेकिन इतना नहीं पूछा गया। अब एक बात बताइए, क्या चैप्टर छोड़ने लायक है मेरे प्यारे भाई? सिंपल सारे टॉपिक झटके में कर लोगे तो इसको भी मैं मस्ट की कैटेगरी में रखता हूं, इसको भी मैं मस्ट की कैटेगरी में रखता हूं, जो आपको करके ही जाना चाहिए। समझ गए?
फिर उसके बाद में आता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ध्यान से देखना यार, अब इससे सिंपल तो कोई टॉपिक ही नहीं होगा, इसमें फॉर्मूलाज भी है लेकिन अब तक यहां से न्यूमेरिकल बना नहीं है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, क्या इसका थ्योरी क्वेश्चन। फिर उसके बाद में स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड 2 से 3 बार ही पूछा गया है। फिर उसके बाद में आपका 16.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीजेटी ट्रांसफॉर्मर सॉरी ट्रांजिस्टर, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। लॉजिक गेट का थ्योरी है, ये आता रहता है अल्टरनेट ईयर्स पे। लॉजिक गेट हालांकि सिंपल है, बट सीटी वाला जो हमने देखा, हमने काफी अच्छे से देख लिया सीटी वाला लॉजिक गेट्स। अगर बोर्ड्स के लिए ध्यान से देखा जाए तो 16.2 करना और 16.4 ही करना है, बाकी लॉजिक गेट्स तो आपको आता ही होगा। अगर ये चैप्टर का ये सारे टॉपिक्स कर गया तो मेरे प्यारे भाई, तो देखो यहाँ पर मैंने कितने चैप्टर मस्ट की कैटेगरी में रखे हैं जो आपको करने ही करने हैं। उनको नहीं करते हो तो मेरे प्यारे भाई आप लोग सोच लो कि अब कोई आके ला के पूछता क्वेश्चन पेपर दे दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने कौन कौन से टॉपिक मस्ट के कैटेगरी में रखे हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर रोटेशनल डायनामिक्स आपको करना ही करना है, ठीक है, रोटेशनल आपको करना ही करना है, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर मस्ट में रख दो क्या, बहुत सिंपल है, सरफेस टेंशन से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आपका बन के आता है। दूसरा चैप्टर मस्ट में है केटीजी, पूरा सिंपल टॉपिक है। थर्मोडायनामिक्स जितना पूछा गया उतना उतना कंफर्म करके जाना, बाकी जितने चैप्टर्स पढ़ा है वही अच्छे से करके जाएगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका ये नहीं, तीसरा टॉपिक है मस्ट है, पूरा चैप्टर करके जाना है, छोड़ना नहीं है। मस्ट जो भी लिखा है वो पूरा का पूरा करना है, एक एक कोना उसका खा जाना है। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों की दृष्टि से। एक आपका 6.4 है और एक आपका क्या है 6.7 है, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी आप लोग न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिट्स को भी इंपॉर्टेंट बोलोगे, ठीक है। अपने कितने हो गए, 3 टॉपिक हो गए। तो एक काम करता हूं मैं, वेव ऑप्टिक्स को भी मस्ट में रख देता हूं, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से हद से ज्यादा सवाल पूछेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर में भी मेरे को अगर कंफर्म नहीं है, लेकिन 10 के नीचे नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल 10 के नीचे नहीं है अब तक जितने पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये भी मस्ट है। चौथा, पांचवा इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा करके जाना है, पांचवा, ठीक है। कितने हो गए यार अपने, 1 2 3 4 5, ठीक है 5। फिर छठवा, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे, छठवा, सातवां, ठीक है, आठवां, ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, मस्ट नहीं बोलूंगा मैं, ईएमआई और एसी, ध्यान से देखो। 9वां, 10वां, 11वां। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग कोई एक चैप्टर जैसे कि वेव ऑप्टिक्स डाल दो, चलो ऑप्शन में डाल दो उसको, लेकिन ये 10 चैप्टर तो करके ही जाने हैं वेव ऑप्टिक्स को छोड़ के। 16 में से 10 कंफर्म करने ही करने हैं, जो मैंने आपको टिक मार्क करवाए हैं। और देख लेना कि आपका 40+ मार्क्स यहीं से उठेगा, बिल्कुल उठेगा। जिनका न्यूमेरिकल बोला है उनका तो प्रैक्टिस करके जाना है मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग डेट मान सकते हो 23 जनवरी है, 21 से पेपर स्टार्ट होगा आपके पास। इन लेस देन 1 मंथ का, 1 मंथ से भी नीचे का टाइम है, लेकिन हाँ इतना टाइम इनफ होता है। अगर आप अभी अपने आप को पढ़ने के लिए झोंक देते हो तो बहुत है यार, कम से कम फर्स्ट क्लास में रिजल्ट लाके अच्छे से पास हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट आपके मैथ्स भी है, फिर आपका केमिस्ट्री भी है। अब अगर मैथ्स में देखो आप, तो वहां पे आपको तो कंफर्म मार्क्स मिल जाते, वहां पे आपको कंफर्म मार्क्स कहां से मिलते हैं, 17 मार्क्स आपका थ्योरी का होता है, ठीक है, 17 मार्क्स आपका थ्योरी का होता है। फिर उसके बाद में आपके ये आपका लॉजिक है, ओके, एलपीपी है, बाइनोमियल है, प्रोबेबिलिटी है, मैट्रिक्स है, चिंदी मिंदी 5 टॉपिक है ये आपको 25-30 तक पहुंचा देंगे, हो गए ना यार। और बाकी जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता होगा उसकी तो चांदी चांदी है, ठीक है। आ जाओ अब एक एनालिसिस हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका टोटल 100 में से रिजल्ट बन के आता है, जिसमें से 70+30 का प्रोपोर्शन होता है। मैं मान के लेता हूं आपको 30 में से 30 नहीं मिला होगा, मिनिमम 20 सबको मिल जाता है, सबको मिल जाता है 20, ठीक है। फिर उसके बाद में 70 आउट ऑफ, जैसे कि 60+10 का प्रोपोर्शन होता है। हमने केवल अब तक 60 मार्क्स की बात की मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर की बात नहीं की। अब मैं आपको 10 नंबर के बारे में बताऊंगा। 10 नंबर होता है आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना है मालूम है, एमसीक्यू के लिए आपको सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक के सारे एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक के ऑल एमसीक्यूज आपको कर लेने हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ऑल PYQs MCQ वाले कर लेने, सारे सारे PYQs के MCQs आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इनमें से देखना कि आप लोग कुछ ना कुछ फंस जाएंगे। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पेपर के अंत तक धीरज रखना है। समझ गए? धीरज क्यों रखना है? क्योंकि हम सब जानते हैं ईमानदार इतने तो नहीं हो तुम लोग कि तुम लोग नहीं यार यहाँ वहां नहीं देखने वाले, देखोगे, बिल्कुल देखोगे, लेकिन क्या है ना, नकल नहीं मारना वहां पर। कब? स्टार्टिंग में। अंत में अगर पूछ पाछ के मिल जाता है तो ठीक है, मिल जाता है तो हम लोग टिक मारेंगे, लेकिन शुरुआत में गोजागाजी एमसीक्यू की नहीं करनी। अगर किसी से सहायता आपको मिलती है तो उस सहायता का लाभ उठाना है, अगर नहीं मिलती है तो एक मेथड फॉलो करना। आपके 10 एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है, एक से लेके आपके पास टोटल 10 एमसीक्यू रहेंगे। सब में ए मारो, बी मारो या सी मारो या डी मारो, मतलब 10 का 10 ए लिखो, 10 का 10 बी लिखो, 10 का 10 सी लिखो या 10 का 10 डी लिखो। 2A 2B 2C 2D ऐसा पैटर्न मत फॉलो करना, बहुत बेकार एमसीक्यू बनता है। देखो 10 में से अगर आपने सबका ए टिक किया तो 2 एमसीक्यू चांस पक्का होगा, 2 एमसीक्यू आपका सही कंफर्म होगा, ठीक है। 2B भी टिक किया है तो भी सही होगा, दो मतलब सी टिक किया है तो भी सही होगा, 2 डी टिक किया है तो भी 2 सही होगा। समझ गए? लेकिन 2A 2B 2C ऐसा मत करना। तो एमसीक्यू के 2 मार्क्स वहां पे आपको मिनिमम, मैं मान के चलता हूं कि अगर यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, और 60 में से जितना मैंने अब तक आपको बताया है उतना भी करके जाते हो मेरे प्यारे भाई, 40 प्लस यहाँ मिल जाता है। मीन्स ओवरऑल आपके 42 प्लस मार्क्स यहाँ पे होंगे और 20 मार्क आपको यहाँ पे मिल गए। मतलब सोचो यार 62 प्लस मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल गए। और एक और बात, सब कुछ आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, और बोर्ड्स के PYQ की टॉपिक वाइज की PDF आपको हमारे YSR एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। समझ गए? डाउनलोड करना है, पढ़ना और लिख लिख के पढ़ना, एकदम घसो 30 दिन एकदम जहन्नुम की आग में जल जाओ, एकदम लिखो, पेपर पूरा एकदम भर जाए। समझ गए? दिन में कम से कम 20 पेज लिखो, 20 पेज के नीचे तो खाना ही मत खाना आप लोग। 20 पेज लिख के प्रैक्टिस हुआ, क्वेश्चन देखो, आंसर याद करो, फिर लिखो, क्वेश्चन देखो, आंसर याद करो, फिर लिखो, क्योंकि पेपर में आपको लिखना है। याद किया हुआ पता नहीं याद आए नहीं है, लेकिन मसल मेमोरी आपको पक्का काम आएगी वहां पर। समझ गए? तो अगर ये आप लोग रखते हो तो 62 प्लस भी नहीं मेरे प्यारे भाई, मैं 60 प्लस का स्कोर आपका मान के चलता हूं, जो आप लोग अभी भी स्कोर कर सकते हो। मैं उतनी बड़ी हाई फाई बातें नहीं करता, आओ यार 30 दिन में दिखा दे 95 प्लस कैसे लाएंगे, हवा बातें होती हैं वो सब। समझ गए? फालतू के मोटिवेशन में पढ़ना नहीं चाहिए। काम करने का एक ही तरीका होता है, जान लगा दो या जाने दो, करना है तो करो वरना मत करो, बीच का रास्ता नहीं होता। यार देखो, काम करते करते नहीं करेंगे, नहीं करते करते काम करेंगे, ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है? करना है तो करो वरना छोड़ दो फिर। समझ गए? अगर अभी भी आप लोग नहीं उठते हो मेरे प्यारे भाई तो इसके नीचे आप लोग जाओगे ही जाओगे। 60 प्लस में ऑन एन एवरेज बच्चे का मार्क्स आपको बता रहा हूं, पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, बट अगर हाँ एवरेज है उसके नीचे हो तो 60 आपके लिए बहुत है। समझ गए? अब अगर पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है, सीटी के लिए मिनिमम 50% की जरूरत है। समझ गए? मिनिमम से मिनिमम 50% की जरूरत है, तो इससे तो आपको मिल जाएंगे। ओके, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अब बोर्ड्स की तैयारी पे लग जाओ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले किसी टॉपिक में अच्छे से। ठीक है, चलिए बाय।